नमस्कार, मैं आनंद कुमार। कांग्रेस की जो अभी भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली राहुल गांधी ने, उस यात्रा का असर क्या हिंदुस्तान की राजनीति पर पड़ने वाला है? क्या मीडिया जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को बायकॉट करके चल रही है, क्या आने वाले वक्त में मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कांग्रेस पार्टी को जगह दे पाएगी? क्योंकि जब जब राहुल गांधी ने अपनी सभा को संबोधित किया, जब जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो दो बातों पर उन्होंने खास तौर पर जोर दिया। पहला मेन स्ट्रीम मीडिया पर और दूसरा गौतम अडानी यानी कि प्रधानमंत्री के करीबी मित्र पर। तो इन तमाम सवालों को लेकर इस वक्त हमारे साथ कदवा के विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान मौजूद हैं। डॉक्टर शकील अहमद खान का बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने बहुत कीमती समय हमें दिया है। सबसे पहला सवाल सर कि ये जो राहुल गांधी ने ये जो यात्रा की शुरुआत की, भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत की, इसका उद्देश्य क्या रहा? क्योंकि बार बार उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मतलब राजनीतिक तौर पर कोई उद्देश्य नहीं है। देखिए, हमारा जो ये देश है, ये जो मुल्क है, ये तमाम संप्रदाय, तमाम मज़ाहिब के लोग से, जहाँ हज़ारों बोली ठाली है और विभिन्न संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे से मिली जुली है और एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डाल करके रहती आई है। इसका इतिहास और इसकी विरासत को तोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है, करती रहती है और इसको करने का प्रचार करती है। जी। 1925 में आरएसएस बनी और आरएसएस के बनने के बाद से उसने अपना जाल फैलाया और यह बात कहा कि देश जो है इसमें दो राष्ट्र, जी, जबकि हम ये मानते हैं कि एक राष्ट्र, और इसी एक राष्ट्र में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े, छोटे मझौले सब एक साथ रहते हैं। इसी राष्ट्र में साउथ इंडिया के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, सेंट्रल इंडिया के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं। तो गोया कि एक सूत्र में बंधा हुआ देश जी। भारतीय जनता पार्टी और उसकी आइडियोलॉजी ने, आरएसएस की आइडियोलॉजी ने यह बताने का प्रयास किया और करती रहती है। अपने इस प्रयास के लिए उसने किताबें लिखी, बहुत सारे संस्थाएं बनाई, बहुत सारे मैगजीन्स लिखे, बनाए, स्कूल बनाए कि यह जो विरासत है इसको तोड़ा जाए। इस विरासत को सबसे ज़्यादा मानने वाले थे पूज्य बापू जी। पूज्य बापू ये मानते थे कि यह देश एक सूत्र में बंधा हुआ है और इस एकता को वो मानते थे, इस भाईचारे को वो मानते थे, इस सद्भावना को मानते थे जी। तो जो सबसे बड़ा जिसने कि हमको आज़ादी दिलाई, जिसने कि इतना बड़ा त्याग किया, उसको इस विचारधारा ने गोली मार दी, एसेसिनेट की कि यह विचारधारा हमको नहीं, और ज़्यादा बढ़ोगे तो हम तो पहली आतंकवादी घटना अगर कहा जाए महात्मा गांधी की जान लेकर के जी इन लोगों ने किया। तो ये इनकी विरासत तोड़ने वाली रही है, नफरत वाली रही है, आपस में मोहब्बत नहीं फैले या आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं हो, धर्मों का सम्मान। क्या राहुल गांधी ने जिस सोच के साथ ये यात्रा शुरुआत की थी, क्या वो सफल हो पाया है? यह तो एक प्रयास है जी। बार बार अगर झगड़े का माहौल हो तो कोई व्यक्ति या कोई समाज, कोई समूह उस झगड़े को, आपस में भी होता है, उस झगड़े को ख़त्म करने का प्रयास तो करेगा ही। राहुल गांधी जी वो मील के पत्थर बन चुके हैं कि जिन्होंने फैला हुआ जो ये वातावरण है गुस्से का जी, चिढ़ का, असम्मान का, उसको कम करने का प्रयास किया। और इस प्रयास में मेरा विश्वास है, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक जी जो यात्रा चली, लाखों लोग उसमें शामिल हुए, उससे यह प्रतीत होता है कि उनको ये सफलता मिली है। लेकिन ये प्रयास बार बार करने की ज़रूरत है और हमारी और आपकी और कॉमन मैन की ज़रूरत है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये यात्रा जो है तकरीबन 150 दिनों तक चली और 3570 किलोमीटर की यह यात्रा रही। क्या अगला कोई यात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई फिर से कोई यात्रा निकाली जाएगी? यह प्रश्न राहुल गांधी जी से
मीडिया के मित्रों ने पूछा था जी, और उन्होंने ये कहा कि थोड़ा तो वक्त दीजिए, विराम थोड़ा विराम होना चाहिए, क्योंकि यात्राओं के कारण जो इन्वॉल्वमेंट है लोगों का, जो बातचीत है जी, उसमें आदमी बहुत कुछ सीखता है। सीखने के क्रम में इंसान चीज़ों को और गहराई से समझता है। तो हमको लगता है कि दूसरी यात्रा भी उनके मन में है, लेकिन पार्टी का विचार, उनका विचार, समय, इन सब का निर्धारण करके ये होगा। अभी वो चीज़ें तय नहीं हुई हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिलावार और राज्य स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा का जो रूप स्वरूप हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कर रही है, निरंतर कर रही है। पाकिस्तान की एक अखबार है, उसने यह छापा है कि भारत में जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत की, उस यात्रा का मकसद यह रहा कि अपनी छवि को सुधारने की कोशिश की जाए और पार्टी की जो छवि दिन प्रतिदिन खस्ता हो चुकी थी उसे बदला जाए। वहीं पर यदि हम बात करें, यूएई की अखबार छापती है कि यात्रा निकालने के पीछे राहुल गांधी का मकसद यह रहा कि अपनी छवि को बदला जाए। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी लगातार बार बार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब भी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो देश की जो मीडिया है उसे बार बार वो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि मीडिया हमारे साथ नहीं है। ऐसा क्यों? पड़ोसी देश या दूसरे देश क्या लिख रहे हैं वो अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनको वो आज़ादी है। लेकिन मैं अपना तजुर्बा कह सकता हूँ कि सुबह 4 बजे तैयार होकर के 6 बजे से यात्रा शुरू हो जाती थी जी, और हज़ारों लोग इंतज़ार करते थे कि सर्दी में भी और बर्फबारी में भी। तो यात्रा का दम के साथ साथ ये उस इच्छा शक्ति के साथ लोग शामिल हैं कि साहब इस देश की विरासत को बार बार जोड़ने की आवश्यकता है। मीडिया को भी हम बार बार अपील करते हैं कि मीडिया इम्पार्शियल होकर के अपनी जो बातें हैं उसको रखे जी। वो हम दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं तो तकलीफ होती है। लेकिन मेरा मानना है कि उनका दिल भी हम जीतने का ही प्रयास करेंगे। हम अपनी तरफ से कोई झगड़ा, नफरत या उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेंगे। हम उनको बार बार कहते हैं कि जो हमारी सच्चाई है वो तो दिखाओ। तो अब देखिए आगे आगे क्या होता है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी मुकाम तक लेके पहुंचेंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रयास में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं की है। देश का हर भूभाग पहले भी वो देख चुके हैं, जा चुके हैं। देश के छोटे से बड़े से कार्यकर्ताओं से उनका मिलना जुलना रहा है। नेहरू गांधी परिवार एक विरासत की परिवार है जिसने सेक्रीफाइस भी किया है। जवाहरलाल नेहरू ने 10.5 साल तक जेल की सलाखें के पीछे अपने जीवन गुजारा है। एक नया आयाम दिया है, देश की आज़ादी के बाद तरक्की के मंजिल पे लाया है। तो इनकी एक विरासत है और उस विरासत को निभाने में बखूबी वो अंजाम दे रहे हैं, ऐसा हम सब लोग का विश्वास है और देश का भी विश्वास है। बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार में कांग्रेस पार्टी का मौजूदा वक्त में वजूद क्या है? हम अभी गठबंधन में हैं और बिहार कांग्रेस मजबूत गठबंधन के साथ, अलायंस के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में परास्त करने के प्रयास में नीतीश जी ने जो प्रयास किया है, जिसकी शुरुआत की है, हम उसके साथ हैं, उसकी सराहना भी करते हैं। देश के पैमाने पर अलायंसेस, समान विचारधारा के लोग इकट्ठे मिल जाएं तो हम 2024 में परास्त कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ जनता की आवाज़ भी अपने संगठनात्मक तरीके से उठाने की आवश्यकता है। इसलिए आप बिहार में देखेंगे कि जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनकी अध्यक्षता में और अन्य कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग साथ साथ चल रहे हैं। पदयात्रा आज भी चल रही है। तो हम मजबूत संगठन को मजबूत करने का प्रयास है। सीमांचल के एरिया में, खास करके ये जो अपना सीमांचल एरिया है, क्या आप मानते हैं कि बार बार यहाँ पर ओवैसी फैक्टर जो है वो हो रहा है और आने वाले समय में असदुद्दीन ओवैसी साहब को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की क्या नीति रहेगी? कुल मिलाकर के ये हम जानना चाहते हैं कि ओवैसी साहब को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? नहीं, स्टैंड क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक तोगड़िया को हम के मुखालफत करें और दूसरे तोगड़िया को पसंद कर लें। कोई भी भाषा,
कट्टरता की कोई भी भाषा हमारे समाज में झंझट पैदा करती है। तो ओवैसी साहब से किसी तरह का नाता हो ही नहीं सकता, बल्कि हम चाहते हैं कि उनको ये अकल आए, जहाँ से वो आते हैं वहाँ तमाम सीटों पे चुनाव लड़े। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में लंबा लंबा सेंटिमेंटल तकरीर करके वो क्या समझते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं? सीमांचल के लोग, ऐसा होता नहीं है। बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ती है। उनको अकलें नहीं चाहिए, जज्बाती नारों से बचना चाहिए। हम एक ताकत है, हिंदुत्व की ताकत, कम्युनल ताकत से लड़ रहे हैं, देश लड़ रहा है, समाज लड़ रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ओवैसी साहब जो है बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। जो उनकी प्रक्रिया है, वोट काटते हैं, तकरीर करते हैं, नक्शेदार बोलते हैं, उस बहकावे में लाने का प्रयास करते हैं, तो कई जगह ऐसा देखा भी जाता है। लेकिन सीमांचल में और पूरे बिहार में अब उनका कोई फैक्टर नहीं है, कोई जादू नहीं है। ये समझ गए हैं लोग कि वो अंततः भारतीय जनता पार्टी के ज़बान को, स्टाइल को और उसको मजबूत करते हैं। जहाँ तक बेसिक प्रॉब्लम्स का सवाल है सीमांचल का, तो ऐसा थोड़े कि यहाँ के जितने भी MLAs हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे किसी की पार्टी के भी हों, वो सीमांचल की आवाज़ नहीं बुलंद करते। बुलंद करते हैं हम लोग। बजट का आवंटन ज़्यादा चाहते हैं, काम चाहते हैं। बाढ़ में, सुखाड़ में हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री सब यहाँ भी लगे। हम लोग भी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो उनका जो ये झूठ का नारा है ना, इसके ये ख़त्म हो चुका है। सर, एक अंतिम सवाल। अभी सीमांचल के कुछ एरिया को जो फेज़ 2 में बांध का जो निर्माण हो रहा है, उसको लेकर के महबूब साहब जो है लगातार धरने पर बैठ रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। इसको लेके आपका क्या स्टैंड है? 2 साल पहले जब शिवगंज 2017 में शिवगंज टूट गया था और पानी का बहाव फैला था, मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, नक्शे पे वहाँ पे बात हो रही थी और मैंने ही इंटरवीन किया और हमने कहा कि इस इलाके में पानी का बहाव कैसे बेहतर से बेहतर हो ताकि लोगों की तकलीफ़ें दूर हों। जी, नक्शे लेके कुछ इंजीनियर्स आ गए थे। मैंने इंजीनियर साहब जरा इसको परे रखिए, क्योंकि इस पे बहस होगी, एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी और जनता को कौन सा समाधान है। कभी कभी आप देखें कि जनता अपनी राय इंजीनियरों से बेहतर दे देती है, तो उस पर प्रोटेस्ट किया हमने। तो जो नए नवेले हैं उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि यह प्रोटेस्ट कदवा विधायक बहुत पहले कर चुका है। इसको लेकर के हाई कोर्ट में हम लोगों ने पिटीशन डाला है। कई बार मुख्यमंत्री से और जल संसाधन मंत्री से हम मिल चुके हैं। हाँ, ये मैं चाहता ज़रूर हूँ कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जी इस सीमांचल के, क्योंकि अफेक्ट तो किशनगंज से लेकर, अररिया से लेकर के ये चारों जिले का है, सभी लोग मिलकर के प्रोटेस्ट करें, जनता की राय जानें। जनता की राय जानने के लिए मीटिंग हुई है, एक और बृहद मीटिंग होने जा रही है। फिर हम लोग ब्लॉक पे, सब डिवीज़न पे, जिला पे, पटना में धरना प्रदर्शन और निगोसिएशन दोनों में बात कर रहे हैं। दोनों के माध्यम से जनता अपनी बात बताएगी कि इससे हमको फ़ायदा या नुकसान है। अगर ये फ़ायदे के पक्ष में नहीं है तो ये कभी नहीं होगा। नुकसान के पक्ष नुकसान है इससे, तो इसको हम कभी नहीं होने देंगे। तो इसलिए हम बहुत सजग हैं इसको लेकर। लेकिन कुछ ही दिन में जो है इसका भूमि पूजन और शिलान्यास वगैरह होने की संभावना जताई बहुत सारी योजनाओं का हुआ। ये तो चले आए थे शिवगंज को, ठेकेदार यहाँ आ चुके थे, तो जनता ने क्या किया, अड़ गई। तो बहुत सारी जगह पे ये सब होता रहता और ये समझना चाहिए सरकार को। आज उत्तराखंड में क्या हो रहा है? उत्तराखंड में बिना माइंड के अगर डेवलपमेंट आप कीजिएगा, दिमाग लगाए बिना, तो भूस्खलन हो रहा है, शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ रही है, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या आप महबूब साहब के साथ हैं, खड़े हैं? वो मेरे साथ, उनको आना है, क्योंकि ये तो बहुत पहले दे चुका है। हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। हम कंपटीशन नहीं करना चाहते। हम सद्भावपूर्ण वातावरण में जनता के सवालों को सरकार तक पहुंचाने के पक्ष में है। सरकार हमारी है, हमारी सरकार जनता की आवाज़ को सुनेगी और उसको सुनाने में मैं हमेशा अगुवा का रोल प्ले करता रहा। उसमें क्या दिक्कत है? वो भी साथ आए, अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। तो अभी हमारे साथ कदवा के माननीय विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान साहब थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की कई नीति को लेकर के अपनी राय रखी
कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से देश के दिलों में पहुंच पाएगी और किस प्रकार से आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की जो छवि है वो बेहतर हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।